जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मुझे अपने बगल में एक औरत की सांसों की आवाज सुनाई दी। वह आवाज हल्की, रुक रुक कर आने वाली और कांपती हुई थी। मैंने सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा। अंधेरे में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी कॉलर बोन पर पड़े बैंगनी निशान चौंकाने वाले थे। क्या हुआ था? बेल्ट से मारना, बोतल तोड़ना, एक औरत की चीखें, वे सारे घाव मैंने दिए थे। मेरा पुनर्जन्म हो गया था उसी नाम वाले एक आदमी के शरीर में। वह शराबी था, घरेलू हिंसा करने वाला था, किसी काम का नहीं था। मैं चेन जू शान, जो कभी 100 अरब युआन का बिजनेस लेजेंड था, आंखें खोलते ही इस टूटे हुए घर का मालिक बन गया था। एक सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। मेरी आवाज जितनी हो सके उतनी नरम थी, लेकिन वह डरे हुए खरगोश की तरह सिहर गई। उसके नंगे पैर ठंडे सीमेंट फ्लोर पर चलते हुए मैंने देखा। वह दरवाजे तक गई और आदत से मजबूर होकर पीछे मुड़ी। मेरी तरफ नहीं, बल्कि कोने में सो रही बेटी श्वांग की तरफ। अपनी बेटी की ओर डाली गई उस एक नजर में जो भावना थी, उसने मेरे उस दिल को भी जकड़ लिया जो बिजनेस वर्ल्ड की साजिशों में सालों से कठोर हो चुका था। पिछले जन्म में मैंने दसियों अरब के सौदे किए थे, कई देशों के डिग्निटरीज से मिला था और अनगिनत औरतों के साथ रहा था जो खुद मेरे पास आई थीं। मुझे लगता था मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन ऐसी औरत कभी नहीं देखी थी। इतनी बुरी तरह पीटी गई औरत। जागने के बाद उसका पहला काम यह था कि उस आदमी की नींद न टूटे जिसने उसे पीटा था, और दूसरा काम यह देखना था कि उसकी बेटी आराम से सो रही है या नहीं। मैं बैठ गया और अपनी कनपटियां दबाने लगा। यादें लगातार उमड़ती चली आ रही थीं। वह जुआरी था, जब हारता था तो अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रहो तुम। मेरी किस्मत खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? सबसे बुरी मार में श्वांग 3 दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। फिर भी उसे उठकर उसके लिए खाना बनाना पड़ता था। वह निकम्मा था। पूरा घर श्वांग के मार्केट में फ्रूट स्टॉल चलाने पर निर्भर था, जहां से वह महीने के 2 या 3 हजार कमाती थी, और वह सब पैसे लेकर जुए में हार जाता था। जब उसे और पैसे चाहिए होते तब उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। चिंचान को 39 डिग्री बुखार था और उसने कार्ड टेबल से फोन पर जवाब दिया था, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, जब मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल वह फिर हार गया था। कोई बात नहीं। श्वांग तुम्हारे लिए कितनी कीमत रखती है? कीमत बताओ। श्वांग की क्या कीमत होगी? क्यों नहीं, वह खूबसूरत है। यकीन नहीं? कल आकर देख लेना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आज वे लोग माल देखने आने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। श्वांग चाय का कप लेकर आई, तभी चंचन नींद में बेचैनी से सिसकी। मैंने मॉस्किटो नेट उठाया और कप ले लिया। अंदर आ जाओ, नहीं तो मच्छर आकर बच्चे को काटेंगे। श्वांग ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसे हमेशा पीटता और गालियां देता था, वही ऐसी बात कह सकता है। वह बिस्तर पर आकर चंचन को सुलाने लगी और मेरी तरफ पीठ करके लेट गई। उसका शरीर हल्का सा तना हुआ था। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, नींद नहीं आ रही? मैंने बस हल्की सी आवाज निकाली। उसने उसे संकेत समझ लिया और कांपती उंगलियों से अपने पजामास के बटन खोलने लगी। बिस्तर थोड़ा छोटा है, कोशिश करना धीरे रहना। उसकी आवाज में हार मान चुकी सुन्नता थी। मेरा दिमाग गूंज उठा। मैं तुरंत समझ गया, असली मालिक अपनी पत्नी से अपनी बेटी के बगल में यही सब करवाता था ताकि उसके अंदर का गुस्सा शांत हो सके। घृणा और क्रोध की तीव्र लहर मेरे सिर में दौड़ गई और उसके बाद उससे भी ज्यादा तीखा दर्द मेरे दिल में उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया जब वह बटन खोल रही थी। शू मिंग। मैंने पहली बार गंभीरता से उसकी आंखों में देखकर उसका नाम पुकारा। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें हैरानी, उलझन और उस भावना से भर गईं जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, एक कमजोर सी उम्मीद। सो जाओ, मैं तुम्हें और चंचन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। यह कहते हुए मेरे दिमाग में पूरी योजना साफ हो चुकी थी। सुबह होते ही मैं उठ गया, आदत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ बदल देने की इच्छा मेरे सीने में जल रही थी और मुझे सोने नहीं दे रही थी। श्वांग बेहद हल्के हाथों से चंचान को नीचे उतार रही थी। मुझे जागा देखकर वह घबरा गई। माफ करना, मैं खुद ही जाग गया था। मैं उठकर बैठ गया। आज मैं चंचन को स्कूल छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ स्टॉल पर भी चलूंगा। हाल में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। मुझे पता था कि उसे लगा मैं फिर पैसे मांग रहा हूँ। डर उसकी आदत बन चुका था, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर किचन में चला गया। फ्रिज में सिर्फ कुछ एग्स और एक कटोरा बचा हुआ राइस था। वह दिल तोड़ देने वाला खालीपन था। जब मैं 2 प्लेट सुनहरे खुशबूदार एग फ्राइड राइस लेकर बाहर आया तो श्वंग और चेनचन एक तरफ खड़े ऐसे देख रहे थे जैसे कोई समझ से परे चमत्कार देख लिया हो। चिंचान ने अपना छोटा सा चेहरा उठाकर कहा, माँ, पापा खाना बना सकते हैं। श्वंग ने जवाब नहीं दिया। वह बस जटिल भावनाओं से भरी आंखों से मुझे देखती रही। मार्केट शोर और अफरा तफरी से भरा हुआ था। मैं श्वंग के फ्रूट स्टॉल के सामने खड़ा था, हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए। ये बहुत साधारण था,
बस एक ही तरह के सेब बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। फटे हुए कार्डबोर्ड के एक टुकड़े पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था 3.8 RMB पर कैटी। बगल वाली सब्जी बेचने वाली औरत चिल्लाई, अरे वाह, जूशंग आज मदद करने आया है। लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सिंगल कैटेगरी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं, फिक्स्ड प्राइस, मार्जिन बहुत कम, कस्टमर फ्लो और अट्रैक्शन पूरी तरह गायब। शोंग को मैनेजमेंट फी जमा करने जाना था। जाने से पहले उसने बेचैनी से पीछे मुड़कर देखा और धीरे से कहा, सेब 3.8 में है। समझ गया, जाओ। वह हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखती हुई चली गई। मैं नीचे बैठ गया, पतले लाल प्लास्टिक बैग में से एक उठाया और हाथ में मरोड़ते हुए आसपास की भागदौड़ भरी भीड़ को देखने लगा। छोटे स्टॉल्स को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अचानक डिमांड पैदा करने की एक योजना साफ हो गई। मैंने फेंके हुए डिब्बे से एक सख्त कार्डबोर्ड उठाया, जमीन पर पड़ा मार्कर उठाया और उस पर बड़े बड़े 2 वाक्य लिख दिए। फिर बिना हिचकिचाए 3.8 RMB वाला बोर्ड उतार फेंका और नया बोर्ड सबसे सामने रख दिया। बगल वाली आंटी झुककर देखने लगीं और फिर हैरानी से बोलीं, 20 युएन एक बैग, जितना चाहो खुद भरो। चैन जुशंग, क्या शराब पी पीकर पागल हो गए हो? तुम तो अपनी पैंट तक हार जाओगे। मैं धीरे से खड़ा हुआ और मुस्कुराकर बोला, आंटी, हिसाब सिर्फ लागत का नहीं होता। मुझे इस एक बैग से प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे सबसे कम समय में इन्वेंट्री खाली करनी है, कैश फ्लो लाना है और इस मरे हुए स्टॉल को पूरी तरह जिंदा करना है। नया बोर्ड बहुत जल्दी असर दिखाने लगा। एक मध्यम उम्र का आदमी पास आया। बॉस, सच में 20 युएन एक बैग, जितना चाहो खुद भरो। हाँ, खट्टे तो नहीं है। मैंने आराम से एक सेब उठाया, चाकू से उसका टुकड़ा काटा और उसकी ओर बढ़ा दिया। छक कर देख लो, मीठा है या नहीं, तुम खुद बताओ। उसने एक टुकड़ा खाया, कुछ नहीं बोला। तुरंत एक बैग उठाया और पागलों की तरह भरना शुरू कर दिया, मानो बैग फट जाएगा। मैं हंस पड़ा और कहा, जब तक बैग उठा सकते हो, सारे सेब तुम्हारे हैं। यह वाक्य मानो बांध टूटने जैसा था। भीड़ अचानक उमड़ पड़ी। 20 युएन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जितना चाहो खुद भरो, इन शब्दों ने इंसानी स्वभाव की सबसे आदिम लालसा को जगा दिया था। बगल वाली आंटी की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वह मुंह खोले उस बेकाबू भीड़ और तेजी से घटते सेबों के ढेर को देखती रह गईं। उनका स्टील यार्ड वेट जमीन पर गिर गया और उन्हें पता तक नहीं चला। शुआंग अपना काम खत्म करके चिंतित अवस्था में वापस आ रही थी। दूर से ही उसने देखा कि उसका स्टॉल लोगों से घिरा हुआ है। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। वह घबराकर भीड़ को चीरती हुई अंदर पहुंची, लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसने मुझे स्टॉल के पीछे खड़ा देखा, न विनम्र न गुस्से में, बस शांति से पैसे लेते हुए और बैग्स बांटते हुए, जबकि चारों ओर लोग सेबों के लिए होड़ मचा रहे थे। वे सेब जो पहले पूरे दिन में भी मुश्किल से बिकते थे, अब आंखों के सामने गायब हो रहे थे। जब उसकी नजर 20 युएन एक बैग, जितना चाहो खुद भरो वाले बोर्ड पर पड़ी, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 20 युएन एक बैग, जितना चाहो खुद भरो, हम सब कुछ गंवा देंगे। उन्हें जितना भरना है भरने दो, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। देखो, उन्हें लग रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। वे खुद दौड़ दौड़ कर हमें पैसे दे रहे हैं। वह स्तब्ध होकर लाइन में खड़े लोगों को देखती रही। हमने कितना बेच लिया? लगभग 500। 500? उसकी आंखें फैल गईं। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन लाइन अभी भी लंबी थी। मैंने उससे कहा, स्टॉक भरवाओ। लाइन में खड़े लोग तुरंत चिल्लाने लगे, बॉस और माल लाओ। शुआंग ने जल्दी से फोन किया। मेरे निर्देशों के अनुसार उसने पूरा ट्रकलोड मंगवा लिया। सप्लायर लाए खुद ट्रक लेकर आया। दृश्य देखकर उसने हैरानी से जीभ दबाई। जब तक हमने हिसाब पूरा किया, ट्रक का ज्यादातर माल बिक चुका था। लाई अपनी उंगलियां गिनते हुए बोला, हे भगवान, आज तो तुमने 1000 से ज्यादा कैटी बेच दिए होंगे। शुआंग को यकीन नहीं हो रहा था। कुल रेवेन्यू कितना हुआ? लगभग 4-350, मैंने जवाब दिया। मेरे लिए यह रकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन इस परिवार के दोबारा खड़े होने का यह पहला कदम था। शुआंग खोई हुई सी खड़ी थी। पहले वह पूरे महीने में भी इतनी कमाई नहीं कर पाती थी। स्टॉल समेटने के बाद मैं शुआंग को ग्रोसरी शॉपिंग कराने ले गया। मीट, फिश, रिब्स सब खरीदा। लगभग 300 युएन खर्च हो गए। शुआंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था कि उसे खर्च चुभ रहा है, लेकिन आज जश्न मनाना जरूरी था। गली के मोड़ पर छोटी चंचन ने मेरे दोनों हाथों में भरे सामान को देखा और खुशी से उछल पड़ी। पापा, क्या आज दावत होगी? हाँ, स्वीट एंड सावर फिश, ब्रेस्ड पोर्क रिब्स। मैं झुककर उसके छोटे से चेहरे को सहलाने लगा। वाह, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। वह खुशी से मेरे चारों ओर उछलने कूदने लगी। शुआंग हमें देख रही थी और उसकी आंखें नरम पड़ गई थीं। कभी इस घर में सिर्फ सन्नाटा और डर हुआ करता था, अब आखिरकार उसमें थोड़ी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों हंसते बातें करते घर की ओर चल पड़े। चंचन लगातार बोलती जा रही थी और शुआंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक यही दृश्य देखना चाहता था। जब हम गली के मोड़ वाली ग्रोसरी स्टोर के पास से गुजरे, तो चांद ने अचानक मेरी शर्ट खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने दुकान के अंदर रखे ग्लास टैंक की ओर इशारा किया। पापा देखो, छोटी गोल्डफिश कितनी लाल हैं,
कितनी सुंदर। वे बस साधारण गोल्डफिश थीं, जिनकी कीमत कुछ युएन ही थी, लेकिन चान चान की नजरों में वे किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थीं। ठीक है, पापा तुम्हारे लिए कुछ खरीदेंगे। शुआंग मुड़ी और बोली, मैं पहले घर जाकर सब्जियां धो देती हूँ, तुम दोनों जल्दी आ जाना। वह ग्रोसरी का सामान उठाकर लगभग 1 दर्जन मीटर दूर उस जर्जर टावर बिल्डिंग की ओर तेजी से चल दी। मैं चान चान को गोद में लिए ग्रोसरी स्टोर में गोल्डफिश चुन रहा था, तभी मेरी नजर घर के दरवाजे के पास खड़े कुछ लोगों पर पड़ी। वे शुआंग के आसपास मंडरा रहे थे और उसका रास्ता रोके हुए थे, जबकि वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल डूब गया। शुआंग साफ तौर पर घबरा गई थी। वह एक कदम पीछे हटी और सतर्क नजरों से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला लड़का बेहुदा मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। बस याद दिलाने आए हैं भाभी, तुम्हारा आदमी चेन ज़ुशंग कल रात ताश में हार गया था। उसने तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए गिरवी रखा है। अपने भाइयों को थोड़ा मजा लेने दो। शुआंग का शरीर जैसे अचानक ढीला पड़ गया। उसके हाथों से ग्रोसरी का सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। मैं तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शुआंग पहले ही उनकी तरफ पीठ कर चुकी थी और मेरी ओर मुंह किए खड़ी थी। उसके चेहरे से खून का नामो निशान गायब था। आंसू लगातार बह रहे थे। वह मुझे देख रही थी, मुझे जो उसकी ओर बढ़ रहा था, गोद में हमारी बेटी और हाथ में गोल्डफिश का कटोरा लिए, बिल्कुल एक अच्छे पिता की तरह। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, चेन ज़ुशंग, तुमने पूरा 1 दिन और 1 रात यह नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं खुद चलकर इस जाल में आ जाऊं। वह झटके से झुकी, अभी अभी खरीदी गई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से मेरी तरफ फेंक दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। सब्जियां मुझसे टकराकर जमीन पर बिखर गईं। चान चान डर गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा को मत मारो, मैं कुछ कह पाता। उससे पहले ही शुआंग मुड़कर घर की ओर भागी, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाई। ट्राये नाम के आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर सरकाने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब लिख कर दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चल रही हो। मैंने देखा कि शुआंग पूरी तरह जम गई थी। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी क्षण मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। जब मेरी आवाज ठंडी हुई तो उसमें उस इंसान की धार थी जिसने 10 साल बिजनेस वर्ल्ड में संघर्ष करते हुए बिताए थे। इन गुंडों ने कभी ऐसी आवाज का सामना नहीं किया था। मैंने ट्राये के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया और उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। वह अपना चेहरा पकड़कर स्तब्ध खड़ा रह गया। सब लोग हैरान थे। वह फिर मुझ पर झपटा और मुक्का चलाया। मैं एक तरफ हट गया, उसका वार बचाया और उसके पेट में जोरदार लात मारी। वह चीखता हुआ पीछे जा गिरा और जमीन पर तड़पने लगा। बाकी तीनों गालियां देते हुए मेरी ओर दौड़े। मैं बिजली की तरह हरकत करने लगा। थ्रोज, ब्रेक्स, नी स्ट्राइक्स और वे फाइटिंग टेक्निक्स जो मैंने पिछले जीवन में सीखी थीं, हर वार बिल्कुल सही जगह पड़ा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर पड़े कराह रहे थे। मेरे पीछे से चान चान की आवाज आई। उसने अपनी छोटी मुट्ठी हवा में उठाई हुई थी। पापा, बुरे लोगों को मारो। ये शुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं ट्राये के पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और नीचे झुककर उसे देखा। सुनो, मैंने जुआ छोड़ दिया है। पुराने हिसाब खत्म। अगर दोबारा मेरे परिवार के पास आए तो हर बार तुम्हें पीटूंगा, समझे? वह फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश करने लगा। तुम पर कर्ज है और हम पैसे लेंगे। हम पुलिस बुलाएंगे। पुलिस बुलाओ। मैं हंस पड़ा। तुम जानते हो बड़े गैम्बलिंग ऑपरेशन चलाने का अपराध क्या होता है? बताऊं? मेरे फोन में सबूत हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद करके पुलिस को फोन करूं? उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। माफ करना भाई चैन, हमसे गलती हो गई। हम अभी चले जाते हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। मैंने शुआंग की ओर देखा जो अभी भी कांप रही थी। मेरी पत्नी से माफी मांगो। वे चारों बेहद बदहाल दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। माफ कीजिए भाभी, अब दफा हो जाओ। मैंने ट्राये को एक लात मारी। वे चारों घबराकर भाग गए। दुनिया अचानक शांत हो गई। मैं शुआंग की ओर मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था, शक था और गहरा दर्द था। मेरा दिल सुई की चुभन की तरह दर्द कर रहा था। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और भारी आवाज में एक एक शब्द बोलते हुए कहा, शुआंग, पुराना चेन ज़ुशंग एक घटिया इंसान था। उसने जो किया उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम होगा। मैं यह उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें और चेन चन को जरा सा भी दुख दिया तो मेरी मौत बहुत बुरी हो। शुआंग मुझे देखती रही। उसके गालों पर बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह रोते हुए चिल्लाई, चेन ज़ुशंग, तुम हरामजादे हो। मैं अब कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। ये कहकर उसने चेनचान का हाथ पकड़ा, घर के अंदर चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन उसने दोबारा तलाक की बात नहीं की। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं किचन में गया
और जल्द ही स्वीट एंड सावर फिश तथा ब्रेज्ड पोर्क रिब्स की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मैं खाना लेकर बेडरूम के दरवाजे तक गया और दस्तक दी। खाना तैयार है, गुस्से में रहकर बच्चे को भूखा मत रखो, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा। मैं ट्रे नीचे रखकर मुड़ गया। अंदर से चेन-चान की छोटी सी आवाज आई, माँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ी देर बाद मुझे चॉपस्टिक्स और बोल्स की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं सख्त सोफा पर लेट गया और छत को देखने लगा। रास्ता लंबा था, लेकिन दिशा पहले कभी इतनी साफ नहीं थी। मुझे उन्हें सुरक्षित रखना था, इस परिवार को सच में फिर से अच्छा बनाना था। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर धीरे से बंद हो गया, लेकिन इस बार उस पर ताला नहीं लगाया गया। मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। अगले कुछ दिनों तक मैं हर दिन शुआंग के साथ स्टॉल पर जाता रहा। 20 युएन एक बैग, जितना चाहो खुद भरो। अब पूरे मार्केट की पहचान बन चुका था। सेब लगातार बिक रहे थे, रोज 1000 से अधिक कैटी। एक हफ्ते से भी कम समय में शुआंग के कार्ड में अतिरिक्त 10,000 युएन आ गए। रातों में उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद सेल्स कम होने लगी। तब मेरे दिमाग में नया आइडिया आया, कुछ चेरीज और ब्लूबेरीज भी लाते हैं। उसने भौहें सिकोड़ लीं, बोली कि वह पहले भी कोशिश कर चुकी है और वे नहीं बिके थे। इस बार अलग होगा। मैंने स्टॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया। नीचे वाला टियर 15 युएन प्रति कैटी, जिसमें एप्पल्स और पीचेस थे। ऊपर वाला टियर 25 युएन प्रति कैटी, जिसमें चेरीज और ब्लूबेरीज थे। जो चाहो चुनो। सारे फ्रूट्स धोकर, काटकर और बॉक्स में पैक किए गए। 1 युएन और 2 अनलिमिटेड योगर्ट मिलेगा। 1 युएन और 2 एक कैटी एप्पल्स मिलेंगे। नया स्टॉल साफ सुथरा और व्यवस्थित था, जो उस बिखरे हुए मार्केट में सबसे अलग दिखाई देता था। उस दिन टर्नओवर 3000 युएन से भी ऊपर चला गया। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि लो टियर फ्रूट्स से ज्यादा लोगों ने हाई टियर फ्रूट्स खरीदे। स्टॉल बंद करते समय शुआंग खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, ऐसा क्यों? मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि महंगी चीज लोगों को यह महसूस कराती है कि उन्हें और भी बड़ा फायदा मिल रहा है। सिर्फ 10 युएन ज्यादा देकर प्रीमियम सिलेक्शन में से जो चाहो ले सकते हो। कौन लालच में नहीं आएगा? बिजनेस लोगों के दिमाग के साथ खेलना होता है। उसने डांटने के अंदाज में कहा, तुम हमेशा इतने चालाक क्यों रहते हो? लेकिन उसके होंठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। उस हफ्ते हमने फिर 10,000 युएन कमाए। धीरे धीरे उसकी नजरों में मेरे लिए फिर से कुछ रोशनी लौटने लगी। उस दिन जब हम चेन-चान को स्कूल से लेने गए तो गेट के पास एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर पर शानदार सूट था। वह शुआंग का बड़ा भाई शूहाई था। भैया! शुआंग खुशी से उसकी ओर दौड़ी। शूहाई ने मुश्किल से उसकी ओर देखा। उसकी नजरें चाकू की तरह मेरी तरफ घूम गईं। शाओचेन, मेरे साथ चलो, एक पैक सिगरेट्स खरीदनी है। मुझे पता था कि वह बात करना चाहता है। पार्किंग लॉट तक पहुंचकर उसने एक BMW की ओर इशारा किया। ये कार 2 लाख युएन से ज्यादा की है, क्या ख्याल है? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में दे मारा। इसके अंदर 2 लाख युएन है। कार भी तुम्हारी। कल शुआंग को तलाक दे दो, बच्ची उसके पास रहेगी। कार और पैसे तुम्हारे। हमारा हिसाब बराबर समझो। शूहाई की बात सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भैया, मैं अब बदल चुका हूँ। चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। शूहाई का चेहरा सख्त हो गया। शुआंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो उसने तुम्हारे साथ कैसी जिंदगी बिताई है। शराब, जुआ, क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम हैं, कीमत बताओ। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मुझे पता था कि वह असली मालिक को कोस रहा था, लेकिन उसके शब्द फिर भी चुभ रहे थे। मुझे बस कुछ और महीने दे दीजिए। तुम कीचड़ से भी बदतर हो। उसने मेरी बात काट दी। एक देहाती लड़का जो यूनिवर्सिटी चला गया, क्या उससे तुम शहर का आदमी बन गए? अगर उस समय शूमिंग ने गलत फैसला न लिया होता तो तुम्हारी औकात ही क्या थी? तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे के लिए ऊंचे घर में शादी करना चाहते हो, है ना? खूबसूरत पत्नी और स्टेटस पाने के लिए। क्या तुम उसके लायक हो? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ दिया। मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक रसोइया हूँ जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया है। लेकिन मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश मत करो। तुम नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो। मैं 1 मिलियन युएन कमाकर दिखाऊंगा। उसके बाद मुझसे बात करना। शूहाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर ऐसे उपहास भरी हंसी हंसा मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। मैंने और कुछ नहीं कहा, मुड़ा और घर लौट आया। घर पहुंचने पर शुआंग थोड़ी चिंतित दिखाई दी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं भैया, बस मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। शूहाई रात के खाने के लिए रुक गया। खाने की मेज पर बैठकर उसने कमरे के पुराने फर्नीचर पर नजर डाली और भौहें सिकोड़ लीं। अब भी एक कबाड़ रखा हुआ है। तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? मैं कुछ कहने ही वाला था कि शुआंग ने मेज के नीचे मेरा हाथ हल्के से खींच लिया। फिर उसने अपने भाई से धीरे से कहा, भैया, जू शंग सच में बदल गया है। उसने मुझे बहुत अच्छे आइडियाज दिए हैं। हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शूहाई ने ठंडी हंसी छोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या मिस्टर लू हमारे मार्केटिंग प्लान से खुश नहीं है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आज अप्रूवल दे देंगे? दूसरी तरफ की आवाज इतनी घबराई हुई थी कि मैं भी थोड़ा बहुत सुन पा रहा था। मिस्टर लू ने प्लान देखा और कहा कि यह बहुत पुराना है।
है, एंजॉय अ नोबल लाइफ, अ मास्टरपीस कलेक्शन, अब काम नहीं करता। वे 3 घंटे में आपसे खुद बात करना चाहते हैं। अगर प्लान रिवाइज नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट की प्लानिंग फी काट ली जाएगी और आपकी पोजीशन भी खतरे में पड़ सकती है। शू हाई ने तुरंत लैपटॉप निकाला और क्लाइंट से बहुत विनम्रता से बात करने लगा। क्लाइंट की मांग थी कि पोजीशनिंग हाई एंड हो लेकिन दूर की न लगे, उसमें कल्चरल डेप्थ भी हो और साथ ही वह युवा लोगों को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसके प्रपोजल पर नजर डाली। उसका पूरा अप्रोच ही गलत था। हाई एंड प्रॉपर्टी घर नहीं बेचती, वह कनेक्शंस, रिसोर्सेज और भविष्य बेचती है। मैं चुपचाप किचन में चला गया। जब मैं और डिशेस लेकर वापस आया तब शू हाई वहां नहीं था। उसका लैपटॉप खुला हुआ था और प्रपोजल आधा अधूरा पड़ा था। भैया बाहर फोन करने गए हैं, श्वंग ने चिंतित स्वर में कहा। अगर यह अकाउंट चला गया तो शायद उनकी नौकरी भी चली जाएगी। मैंने सुना है यह प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इस साल कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तभी चेनचान ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया। पापा, क्या आप मामा से ज्यादा अच्छे हो? साबित करो। मैं मुस्कुराया। मैं बैठ गया, माउस पकड़ा और शूहाई के अधूरे प्रपोजल को पूरा सिलेक्ट कर लिया। डिलीट। क्या तुम पागल हो गए हो? श्वंग घबराकर चिल्लाई। तुमने सेव नहीं किया? सेव करने से भी कुछ नहीं होता, उसका तरीका ही गलत है। मैंने कोई और सफाई नहीं दी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर उतर गईं। जल्द ही मैं पूरी तरह काम में डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रपोजल आकार लेने लगा। फुल कॉन्टेक्स्ट, ऑपरेशनल लॉजिक, रिसोर्स इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। एक एक करके मैंने सब कुछ तैयार किया। जब शू हाई वापस आया और उसने मुझे अपने कंप्यूटर के सामने बैठे देखा तो वह पूरी तरह भड़क गया। किसने कहा था मेरी कंप्यूटर को हाथ लगाने के लिए? वह गुस्से में मेरी ओर लपका। श्वंग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। इसे रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में क्या पता? शू हाई आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। वहां एक बेहद व्यवस्थित मार्केटिंग प्रपोजल खुला हुआ था। फिर उसकी आंखें फैल गईं। मेरा ओरिजिनल प्लान कहाँ है? डिलीट कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। तुम्हें पता है मैंने उस पर कितनी रातें जागकर काम किया था? तभी उसका फोन बजा। डेडलाइन आ चुकी थी। स्क्रीन पर लगभग पूरा हो चुका नया प्रपोजल देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। आखिरकार उसने दांत भींचे और सेंड दबा दिया। फिर मेरी ओर घूरते हुए बोला, अगर तुम्हारी वजह से ये डील गई तो बात यहीं खत्म नहीं होगी। अभी रिजल्ट नहीं आया था। मैंने अपना पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसका फोन फिर बज उठा। उसने कॉल उठाई, कुछ देर सुना। उसके होंठ हल्के से फड़के, फिर उसने फोन रख दिया और जटिल भावों से मेरी ओर देखने लगा। उसने कंप्यूटर उठाया और बाहर की ओर चल पड़ा। मैं कंपनी जा रहा हूँ, वापस आकर तुमसे निपटूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता था कि वह किस चीज का सामना करने वाला है। उस प्रपोजल में जो कॉन्सेप्ट्स थे वे उसके स्तर के व्यक्ति की समझ से कहीं आगे थे। और सचमुच कुछ ही देर बाद मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ शू हाई था। उसकी आवाज में इस बार थोड़ा संकोच था। चेंजू, क्या तुम अभी मेरी कंपनी आ सकते हो? मिस्टर लू जिद कर रहे हैं कि प्रपोजल लिखने वाले व्यक्ति से मिलना है। एड्रेस भेज दो, मैं ड्राइवर भेजता हूं तुम्हें लेने के लिए। असिस्टेंट के हाथों में मैंने उस प्रपोजल के ऑपरेशंस पेज को पलटा जहां मेरे द्वारा बनाया गया आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन सिस्टम साफ दिखाई दे रहा था। पहला, होम ओनर्स को ओनर्स कमिटी की अप्रूवल लेनी होगी। सिर्फ पैसा होना काफी नहीं होगा, बल्कि कम्युनिटी के लिए वैल्यू, रिसोर्सेज, कनेक्शंस, स्किल्स या इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए। दूसरा, यूनिट्स का 30% हिस्सा फ्लोटिंग इन्वेंट्री के रूप में रखा जाए ताकि टॉप एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और स्कॉलर्स को शॉर्ट टर्म स्टे के लिए आमंत्रित किया जा सके, जिससे कम्युनिटी स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित बन जाए। तीसरा, हर महीने सर्कल डायलॉग्स आयोजित किए जाए जिनमें केवल इंडस्ट्री के टॉप फिगर्स को आमंत्रित किया जाए। नॉन होम ओनर्स तो टिकट्स भी नहीं पा सकेंगे। मिस्टर लू की आंखें चमक उठीं। घर अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रह गया था, बल्कि मेंबरशिप क्वालिफिकेशन बन गया था। उन्होंने मुझसे कई और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे, जिनका मैंने सहजता से उत्तर दिया। पास बैठे कई सीनियर प्लानर्स बार बार सिर हिला रहे थे। बहुत अच्छा। मिस्टर लू खड़े हुए और मुझे ध्यान से देखने लगे। मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन खाली है। सालाना सैलरी 500,000 युएन। क्या दिलचस्पी है? 500,000 युएन। मैंने महसूस किया कि शू हाई की सांस एक पल को अटक गई। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मुझे अपनी पत्नी की स्टॉल में मदद करनी है। फिलहाल फुल टाइम जॉब के बारे में नहीं सोच रहा। मिस्टर लू कुछ क्षण के लिए चौंक गए। मैं आगे बोला, लेकिन अगर मुझे एक बात कहने की अनुमति हो, कहिए। इस प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत कंजर्वेटिव है। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। शू हाई ने चुपके से मेरी बांह खींची। मिस्टर लू ने आंखें सिकोड़ लीं। मिस्टर चेन, आपका क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी ओपनिंग प्राइस 85,000 युएन प्रति स्क्वायर मीटर रखने की योजना है, सही? सही। मैं सुझाव देता हूं कि इसे 120,000 युएन से ऊपर ले जाया जाए। मीटिंग रूम में हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। कुछ लोग तो तुरंत सिर हिलाने लगे। मिस्टर लू गंभीर स्वर में बोले, मिस्टर चेन, शायद आप मार्केट को नहीं समझते। इस इलाके में 90,000 युएन से ऊपर बेचना मुश्किल है।
अभी की स्थिति यही है। मैं खिड़की के पास गया और प्रोजेक्ट के पूर्वी हिस्से में मौजूद खाली जमीन की ओर इशारा किया। पहला, पिछले हफ्ते डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की मीटिंग मिनट्स में ईस्टर्न न्यू टाउन में रेल ट्रांजिट नेटवर्क विस्तार का उल्लेख किया गया था। दूसरा, पिछले महीने कंस्ट्रक्शन सिस्टम सिंपोजियम में नए मेयर ने नई डेवलपमेंट जोन्स और मेन सिटी के बीच ट्रैवल टाइम कम करने पर जोर दिया था। तीसरा, प्लानिंग ब्यूरो की वेबसाइट पर हाल ही में ईस्टर्न एरिया का लैंड यूज मैप अपडेट हुआ है। आपके प्रोजेक्ट के पूर्व में मौजूद प्लॉट को रिजर्व्ड लैंड से बदलकर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लैंड कर दिया गया है। मीटिंग रूम पूरी तरह शांत हो गया। हर कोई मुझे घूर रहा था। इन सभी बातों को जोड़िए, फिर नए मेयर का रिज्यूम देखिए। अपने पिछले पद नानचू डिस्ट्रिक्ट में उनका पहला बड़ा कदम सबवे एक्सटेंशन कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाना था। मेरा अनुमान है कि 6 महीने के भीतर सबवे एक्सटेंशन प्लान की घोषणा कर दी जाएगी और स्टेशन सबसे अधिक संभावना आपके प्रोजेक्ट के पूर्व में बनेगा। मिस्टर लू तुरंत खड़े हो गए। आपको कितना यकीन है? 70%, मैंने शांत स्वर में कहा। लेकिन 50% भी हो तो दांव लगाने लायक है, क्योंकि जैसे ही यह खबर बाहर आएगी हाउसिंग प्राइसेस तुरंत 30% से अधिक बढ़ जाएंगी। आज 120,000 युएन महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद की वास्तविक वैल्यू के मुकाबले यह भी कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबवे की खबर आते ही आसपास के कई मास मार्केट प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ जाएंगे। अगर आप 50,000 युएन पर टिके रहते हैं तो एक्सक्लूसिव कम्युनिटी की पोजीशनिंग पूरी तरह खो देंगे। अमीर लोग सबवे से ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों के पड़ोसी बनना पसंद नहीं करते। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। मिस्टर लू पूरे 1 मिनट तक मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सेक्रेटरी वंग, प्लानिंग ब्यूरो के डायरेक्टर ली से संपर्क करो। ईस्टर्न न्यू टाउन सबवे प्लान के बारे में चुपचाप जानकारी निकालो। इंतजार के वे 10 मिनट 10 साल जैसे लगे। फिर फोन बजा। मिस्टर लू ने कॉल उठाई। जैसे जैसे वह सुनते गए उनका चेहरा और गंभीर होता गया। आखिर में उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कंफर्म्ड, गुड, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने फोन रखा और मेरी ओर देखा। मेरी कंपनी में काम करो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, सालाना सैलरी 1 मिलियन युएन। दिलचस्पी है? मैंने शू हाई का चेहरा देखा। वह पूरी तरह लाल हो चुका था। उसका पूरा शरीर तन गया था, लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। दिलचस्पी नहीं है। मैं फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहता। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूँ। मिस्टर लू ने मुझे काफी देर तक देखा, फिर हल्के से मुस्कुराए। हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मैं फिर भी तुम्हारी भागीदारी चाहता हूँ। फी की कोई सीमा नहीं है। मैंने शू हाई की ओर देखा। असल में शू हाई फंडामेंटल्स को अच्छी तरह समझता है। वह प्लान के कोर कॉन्सेप्ट्स भी समझ चुका है। मिस्टर लू उनके साथ काम कर सकते हैं। शू हाई स्तब्ध रह गया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। मिस्टर लू ने कुछ देर सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं तुम दोनों के हवाले करता हूँ। कंपनी से बाहर निकलते समय शू हाई अब भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी सपने में हो। उसने अचानक पूछा, तुमने सालाना 1 मिलियन युएन ठुकरा दिए और सबवे वाली बात सच में खुद एनालाइज की थी? सारी जानकारी सामने ही थी। मैंने कहा, फ्रूट स्टॉल को मेरी जरूरत है। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्की कांपती आवाज में बोला, तुम जानते हो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? मैंने 8 साल काम किया और अभी उसकी आधी कमाई तक पहुंचा हूं। भैया, अगर ये डील सफल हो गई तो तुम कंपनी के हीरो बन जाओगे। तुम्हारे लिए आगे का रास्ता बहुत चौड़ा हो जाएगा। मैं कार में बैठ गया और निकल पड़ा। रियरव्यू मिरर में मैंने उसे लंबे समय तक वहीं खड़े मुझे जाते हुए देखते पाया। रात के खाने पर शू हाई फिर आया। मैंने अपना कप उठाया। इस बार शराब नहीं, चाय थी। भैया, मैंने पहले जो भी घटिया काम किए उनके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। शुआंग स्तब्ध रह गई। उसके चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गए। मुझे पता था वह क्या सोच रही थी। पुराना चेन जुशंग कभी माफी नहीं मांगता था। वह तो और भी बुरा व्यवहार करता। शू हाई ने असहज होकर नजरें फेर लीं। शुआंग ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और अचानक बोली, भैया, क्या आपने फिर इन्हें कुछ कहा? मैं मुस्कुराया। भैया, बस मुझे जिम्मेदार बनने की याद दिला रहे थे। शुआंग ने चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और गंभीरता से शू हाई की ओर देखा। भैया, ये मेरी पसंद थी। ये मेरी जिंदगी का रास्ता है। चाहे फल कितना भी कड़वा हो, मैं उसे खुद खाऊंगी। अगर आप सच में मेरी परवाह करते हैं तो ऐसी बातें कहना बंद कर दीजिए जो मेरी जिंदगी को और मुश्किल बनाती हैं। रोशनी के नीचे उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था जो कभी पीछे नहीं हटता। शू हाई ने अपना कप उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। उसने गहरी सांस ली, कुछ नहीं कहा, जल्दी जल्दी खाना खाया और चला गया। उसे विदा करके जब मैं वापस लौटा तो देखा शुआंग मुझे देख रही थी। आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। कैसे? मैं समझा नहीं सकती। उसने सिर हल्का सा टेढ़ा किया। बस ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया हो। देर रात में हमेशा की तरह लिविंग रूम में सोफा तैयार कर रहा था। शुआंग बेडरूम से अपना ब्लैंकेट लेकर बाहर आई। दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। सोफा पर सोना आरामदायक है? उसने होंठ काटे, हल्का सा मुस्कुराई, फिर मुड़कर कमरे में वापस चली गई। इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह शुआंग चेन चान को लेकर अपने माता पिता से मिलने चली गई। मैं घर पर बैठकर हिसाब किताब देख रहा था और अगले कदम की योजना बना रहा था। दोपहर के करीब मेरा फोन बजा। मैंने उठाया।
दूसरी तरफ श्वंग थी। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी। पीछे बहुत शोर था। जुशंग, जल्दी सिटी पीपल्स हॉस्पिटल आओ। चान चान को अचानक सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह इमरजेंसी रूम में है। मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुरंत बाहर भागा। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखा कि श्वंग का पूरा परिवार वहां आ चुका था। उसके पिता शू जांकी ने मुझे देखते ही गुस्से से मेरी ओर कदम बढ़ाए। चेंजू शंग, देखो इस बच्चे का क्या हाल हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि यह बीमारी बहुत पहले पकड़ में आ जानी चाहिए थी। तभी एक नर्स जल्दी से आई। फैमिली मेंबर्स, कृपया शांति बनाए रखें। उसकी मां ग्वान रू लाल आंखों के साथ मेरे पास आईं। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि यह इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, एक दुर्लभ बीमारी। अभी जो दवा दी जा रही है वह सिर्फ अस्थायी मेंटेनेंस है। इसे एक स्पेशल टारगेटेड इंपोर्टेड ड्रग चाहिए जिसकी कीमत 30,000 युएन प्रति महीना है और इसे लंबे समय तक लेना पड़ेगा। मेरा दिल ऐसा लगा जैसे किसी ने ड्रिल से छेद दिया हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये कैसे हो सकता था? श्वंग सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। वह रो रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद यह बीमारी काफी समय से थी। इसके सिम्टम्स बहुत हल्के थे। मैंने ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह कहती थी कि वह थक गई है। मैंने सोचा बस खेलने से थक गई होगी। अब रोने से क्या फायदा? शू जांकी की आवाज कठोर थी। दवा के लिए पैसे चाहिए, 30,000 युएन हर महीने। क्या तुम दे सकते हो? ग्वान रू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मंग मंग, माँ की बात सुनो, तलाक ले लो। चंचान की दवा का खर्च शू फैमिली उठाएगी। श्वंग ने हैरानी से सिर उठाया। माँ, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी उसके साथ दुख झेलना चाहती हो? बच्चे को देखो। ग्वान रू भी रो रही थी। ये दवा बंद नहीं की जा सकती। अगर बंद हुई तो बीमारी बहुत तेजी से बिगड़ जाएगी। श्वंग ने इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। माँ, मैंने आपसे कहा था, ये मेरी पसंद थी। ये मेरा रास्ता है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम खुद इसे संभालेंगे। तुम संभालोगी? शू जंकी गुस्से से चिल्लाया। हर महीने 30,000 युएन से ज्यादा और पता नहीं कितने समय तक। मैं आगे बढ़ा, श्वंग को अपने पीछे करते हुए शू जंकी के सामने खड़ा हो गया। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। इंतजाम? कैसा इंतजाम? शू हाय भी खुद को रोक नहीं पाया। मिस्टर लू ने तुम्हें सालाना 1 मिलियन युएन की नौकरी दी थी और तुमने ठुकरा दी। मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। चेनचान हमारी बेटी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। शू जंकी मुझे लंबे समय तक घूरता रहा, फिर अचानक ठंडी हंसी हंसा। ठीक है, बहुत आत्मसम्मान है तुम्हारे अंदर, तो सब कुछ खुद ही संभालो। चलो। शू परिवार वहां से चला गया। श्वंग मेरे कंधे पर सिर रखकर धीरे धीरे रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। डरो मत, मैंने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई। मैं हूं यहाँ। लेकिन दवा की कीमत? उसने आंसुओं भरी आंखों से मेरी ओर देखा। 30,000 युएन हर महीने। पैसा समस्या नहीं है, मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। तुम चैन का ध्यान रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पेमेंट विंडो के सामने खड़ा मैं हाथ में बैंक कार्ड को देख रहा था। उसके अंदर वही पैसा था जिसे हमने सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक मेहनत करके थोड़ा थोड़ा बचाया था। लेकिन मैं जानता था कि अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए यह रकम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। मैं एक समय शून्य से उठकर 100 अरब की एम्पायर बना चुका था। इस जीवन में, इस परिवार के लिए मुझे बहुत जल्दी पर्याप्त पैसा कमाना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा मैं बेतहाशा अपनी याददाश्त खंगालने लगा कि जल्दी पैसा कमाने का कोई तरीका मिले। फ्यूचर्स बहुत धीमा था, एंटीक्स बहुत गहरा और जोखिम भरा क्षेत्र था। गैम्बलिंग के लिए कनेक्शंस चाहिए थे। तभी मेरी यादों का एक बेहद धुंधला टुकड़ा अचानक साफ हो गया। एक अंडरग्राउंड गैम्बलिंग साइट के वर्चुअल हॉर्स रेसिंग सेक्शन में प्राइज प्री डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक लूप होल था। किसी ने उसी का इस्तेमाल करके 3 दिनों में 2 मिलियन युएन से अधिक निकाल लिए थे, इससे पहले कि साइट रिकॉन्सिलिएशन के दौरान गड़बड़ी पकड़ पाती। लूप होल का सिद्धांत बहुत जटिल नहीं था, लेकिन बेटिंग टाइमिंग पर अत्यधिक सटीक नियंत्रण चाहिए था। साइट किसी वर्चुअल रेस के अंतिम 30 सेकंड के दौरान रियल टाइम ऑड्स के आधार पर संभावित विनिंग्स को अवेलेबल बैलेंस के रूप में पहले ही दिखा देती थी। मुख्य बात यह थी कि उन्हीं अंतिम 30 सेकंड के भीतर यदि यूजर उस वर्चुअल बैलेंस का उपयोग किसी दूसरी लगभग समाप्त होने वाली रेस पर बेट लगाने के लिए करता, तो सिस्टम वास्तव में उसे वैलिडेट कर देता था। सही सीक्वेंस के साथ कोई व्यक्ति थोड़ी सी वास्तविक पूंजी का उपयोग करके वर्चुअल फंड्स को कई गुना बढ़ाकर लगातार बेट्स लगा सकता था। जब सभी रेसेस का सेटलमेंट होता तो अंतिम बेट जीतने की स्थिति में प्रॉफिट वास्तविक होता। सरल शब्दों में, जैसे कसीनो में आपने 100 लगाए और डीलर आपको जीतने से पहले ही 1000 चिप्स देकर कह दे यह शायद तुम्हारे होने वाले हैं। फिर आप उन्हीं 1000 चिप्स से दूसरी टेबल पर बेट लगाकर जीत जाओ और कैसीनो को उसे मानना पड़े। और मुझे इस लूप होल की स्पेसिफिक ऑपरेशन विंडो, ट्रिगरिंग कंडीशंस और डिटेक्शन से बचने के तरीके याद थे। लकी हॉर्स रेसिंग, वर्चुअल रेसेस, प्रत्येक रेस 3 मिनट की। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम, एक नया अकाउंट रजिस्टर करना रैंडमली जेनरेटेड यूजर नेम के साथ। दूसरा कदम, डिपॉजिट। साइट
कई ऑब्सक्योर लेयर्ड थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स को सपोर्ट करती थी। मैंने छोटे छोटे बिखरे डिपॉजिट्स वाला एक तरीका चुना। 5 मिनट बाद 5,000 यूएन प्रिंसिपल अकाउंट में पहुंच गया। अकाउंट बैलेंस 5,000। समय दोपहर 2:40। पहली वर्चुअल हॉर्स रेस शुरू हुई। मैंने हॉर्स नंबर 3 पर 1,000 यूएन लगाए। ऑड्स 2.5। रेस सिमुलेशन आगे बढ़ी। 40 सेकंड बाकी थे। हॉर्स नंबर 3 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। फिर सिस्टम इंटरफेस के नीचे दाईं ओर मेरा अवेलेबल बैलेंस अचानक फ्लिकर हुआ और 4,000 से बदलकर 5,500 हो गया। उसने 1,000 यूएन बेट से मिलने वाले संभावित 500 यूएन प्रॉफिट को पहले ही जोड़ दिया था, लेकिन मैंने कोई कदम नहीं उठाया। ये सामान्य डिस्प्ले था, अभी लूप होल नहीं। हॉर्स नंबर 3 बहुत कम अंतर से जीत गया। रियल सेटलमेंट प्रॉफिट में 500 यूएन। अकाउंट बैलेंस 6,500 यूएन। दूसरी रेस दोपहर 2:43। मैंने क्विनेला पर 2,000 यूएन लगाए, यानी पहले 2 हॉर्सेस का अनुमान लगाया। ऑड्स 3.2। 30 सेकंड बाकी रहते सिस्टम ने फिर पोटेंशियल विनिंग्स पहले ही दिखा दिए। मेरा बैलेंस 4,500 से बढ़कर 11,400 हो गया। 4,500 प्लस 2,000 x 3.2 11,400। यही मुख्य बिंदु था। रेस खत्म होने में 25 सेकंड बाकी थे। मैंने तुरंत दूसरी वर्चुअल फुटबॉल मैच पर स्विच किया, जो समाप्त होने वाली थी। मैंने पूरे 11,400 यूएन बैलेंस से बेट लगाया कि अंतिम 5 मिनट में एक गोल होगा। ऑड्स 1.8। सिस्टम ने वेरिफिकेशन पास कर दिया। बेट सफल हो गया। लूपहोल सचमुच मौजूद था। सिस्टम प्री कैलकुलेटेड विनिंग्स को वास्तविक और इस्तेमाल करने योग्य फंड्स मान रहा था। मेरी धड़कन तेज होने लगी। हॉर्स रेस खत्म हुई। क्विनेला जीत गई। प्रॉफिट 4,405। फुटबॉल मैच भी समाप्त हो गया। 19वें मिनट में एक वर्चुअल प्लेयर ने लॉन्ग रेंज गोल कर दिया। प्रॉफिट 20,520। अकाउंट बैलेंस तुरंत बदल गया। 5,000 यूएन, 3,000 यूएन ओरिजिनल बेट्स, फिर 4,405 और 20,520 जोड़कर कुल 26,925 यूएन। 10 मिनट से भी कम समय में 5,000 यूएन लगभग 27,000 यूएन बन चुके थे। लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि यह लूपहोल लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। हर रेस के अंतिम 30 सेकंड विंडो का सही इस्तेमाल करके वर्चुअल कैपिटल को बर्फ के गोले की तरह बढ़ाया जा सकता था। अगर हार भी जाओ तो सिर्फ वर्चुअल प्रिंसिपल खोता था। थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर उड़ रहे थे, जबकि मेरी आंखें एक साथ 3 अलग-अलग काउंटडाउन विंडोज पर टिकी थीं। हर कदम सेकंड की सटीकता से उठाना पड़ रहा था। दोपहर 3:21 बजे मैंने अंतिम ऑपरेशन पूरा किया। स्क्रीन पर फाइनल अकाउंट बैलेंस चमक रहा था, 726,800। मैंने सिर्फ 1 घंटे में 5,000 यूएन को बढ़ाकर 140 गुना से अधिक प्रॉफिट में बदल दिया था। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और स्क्रीन पर चमकते नंबर को घूरता रहा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने विथड्रॉ पर क्लिक किया। साइट ने प्रॉम्प्ट दिखाया, लार्ज विथड्रॉवल रिक्वायर्स मैनुअल रिव्यू, फंड्स विल अराइव विद इन 2 आवर्स। मैंने पूरी ब्राउजिंग हिस्ट्री साफ की, कंप्यूटर बंद किया और वहां से निकल गया। इंटरनेट कैफे से बाहर निकलते ही धूप कुछ ज्यादा तेज लगी। मैंने आंखों पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। 736,000 यूएन भी चेन चान की बीमारी के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। उसे पूरी तरह ठीक करने के लिए और भी अधिक पैसे चाहिए थे, लेकिन मुझे पता था कि बहुत जल्द कोई मुझे और पैसा देने आने वाला है। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलते ही मैंने नर्स की ठंडी आवाज सुनी, मिस शू, सिस्टम में सिर्फ 5,000 यूएन का डिपॉजिट दिख रहा है। पूरी रकम आज जमा करनी होगी, नहीं तो टेस्ट्स और मेडिकेशन आगे नहीं बढ़ सकते। श्वंग लगभग रो पड़ी। यह असंभव है। मेरे पति 1 घंटे पहले 10,000 यूएन जमा करने गए थे। तभी उसने मुझे अंदर आते देखा और उसकी आवाज गले में अटक गई। पैसे कहाँ हैं? वो 10,000 यूएन। मैंने सिर्फ 5,000 यूएन जमा किए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बाकी 5,000 यूएन मैंने हॉर्स बेटिंग में लगाए। हॉर्स बेटिंग? श्वंग के चेहरे के सारे भाव टूट गए। वह लड़खड़ा गई, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। चेंजू शांग, वो चेन चान की जान बचाने के पैसे थे, तुमने उन्हें भी जुए में लगा दिया। वह मुझ पर टूट पड़ी। उसकी मुट्ठियां मेरे सीने पर बरसने लगीं। वह दिल तोड़ देने वाले अंदाज में रो रही थी। क्या तुम इंसान भी हो? उन कसमों का क्या हुआ जो तुमने खाई थीं? पास खड़ी नर्स ने भीतर ही भीतर सिर हिलाया। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार था। मैंने श्वांग की कलाई पकड़ ली और धीमी आवाज में कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो 5,000 यूएन में जीत गया हूँ। पैसा विथड्रॉ हो चुका है। 2 घंटे के भीतर अकाउंट में आ जाएगा। चेन चान का मेडिकल एक्सपेंस फिलहाल हल हो गया है। वह रुक गई। उसने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में पूरी तरह टूटी हुई उम्मीद और निराशा थी। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम फिर से झूठ बोलना शुरू कर चुके हो, है ना? उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा गैम्बलिंग सबसे ज्यादा नफरत है। तुमने जो वादे किए थे उनका क्या? मैं चुप रहा। उस समय मैं जो भी कहता वह सिर्फ बहाना ही लगता। मुझे 2 घंटे दो। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और बिस्तर पर लेटी अपनी पीली पड़ी बेटी को देखा। 2 घंटे बाद मैं पैसे लेकर वापस आऊंगा। मेरे पीछे उसकी दबाई हुई टूट चुकी सिसकियां गूंज रही थीं।
जब मैं कुछ गर्म कॉन्जी लेकर वापस लौटा तो शुअंग बिस्तर के पास सिर टिकाए बैठी थी। देखने में वह सोई हुई लग रही थी, लेकिन उसके कांपते कंधे सच्चाई बता रहे थे। चेन चान जाग रही थी। उसके छोटे से शरीर से कई ट्यूब्स जुड़ी हुई थीं। मुझे देखते ही उसने मुश्किल से एक कमजोर मुस्कान बनाई। अच्छी बच्ची बनो चेन चान। मैं झुककर उसके छोटे चेहरे को हल्के से छूने लगा। पापा इस बीमारी को जरूर हरा देंगे और तुम्हें सबसे अच्छे अम्यूजमेंट पार्क में ले जाएंगे। बादलों से भी बड़ी कॉटन कैंडी दिलाएंगे। चेन चान की आंखों में हल्की चमक लौट आई। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं हमेशा मम्मी और पापा के साथ रहना चाहती हूँ। शुअंग ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। उसने पहले अपनी बेटी के विनती भरे चेहरे को देखा, फिर मेरी ओर देखा। आखिरकार उसने सिर्फ एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी। रिजल्ट्स शाम तक आ जाएंगे, तुम पहले अपना काम निपटा लो। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। मुझे पता था कि यह आखिरी मौका था जो वह मुझे दे रही थी। मैंने समय देखा, मेरा इंतजार करना। वार्ड से बाहर निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉस्पिटल से निकलकर मैं बैंक की ओर जा रहा था कि अचानक एक काली मर्सिडीज मेरे सामने आकर रुक गई। कार का दरवाजा खुला और दो भावहीन ब्लैक सूट्स पहने आदमी बाहर उतरे। मिस्टर चेन, बॉस आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। बहुत तेज प्रतिक्रिया। मैंने सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कार का इंटीरियर बेहद विशाल था। सामने 40 की उम्र का एक आदमी बैठा था। उसने एलिगेंट सूट पहन रखा था। उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि कुछ हद तक रिफाइंड और विद्वान सा लगता था। गुइडोंग। पिछले जन्म में मेरा उससे काफी संपर्क रहा था। कई बार हमने साथ काम भी किया था। चेंजू शांग। उसने मेरी ओर देखा। काफी काबिल निकले तुम। मेरे 7-8 प्रोग्रामर्स 3 साल से उस बेकार सिस्टम को देख रहे थे। कोई ग्लिच नहीं मिला। तुम आए और एक ही बार में उसमें छेद कर दिया। बताओ कैसे पता लगाया? मैं सीट पर पीछे टिक गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बॉस गू गैम्बलिंग डेन चलाते हैं और लोगों के पैसा जीतने से डरते हैं। सिस्टम वल्नरेबिलिटी आपकी समस्या है। मैंने पैसा ईमानदारी से जीता है। क्या? गूदोंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम सोचते हो मैं पेमेंट देने से मुकर जाऊंगा? वह मुस्कुराया। सिर्फ 7 लाख के लिए मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूँ। पैसा तुम ले सकते हो, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाए नहीं। मैं जानता था कि वह मेरा बैकग्राउंड पर रख रहा था। पिछले जीवन में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अभी अपने सारे पत्ते खोलना सही नहीं था। मैं मुस्कुराया। ठीक है, मैं आपका पैसा मुफ्त में नहीं लूंगा, बदले में एक जानकारी देता हूँ। गूदोंग ने भौं उठाई। सुनते हैं आपके पिता ओल्ड मास्टर गू के बारे में। गूदोंग के हाथ में पकड़ी पेन रुक गई। क्या हाल ही में उन्हें कभी कभी चेस्ट टाइटनेस और लेफ्ट शोल्डर में नमनेस महसूस हो रही है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं सलाह दूंगा कि तुरंत कोरोनरी सीटीए करवाइए। विशेष रूप से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर ध्यान दीजिए। रूटीन चेकअप्स नॉन कैल्सिफाइड प्लैक्स नहीं पकड़ पाएंगे। गूदोंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने कुछ सेकंड तक मुझे घूरा, फिर तुरंत फोन मिलाया। डीन वेंग, मेरे पिता का तुरंत कार्डियक एग्जामिनेशन कराइए। कोरोनरी सीटीए, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर विशेष ध्यान। हाँ, अभी। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। 40 मिनट बाद फोन बजा। गूदोंग ने कॉल उठाई और उसका चेहरा एकदम बदल गया। फोन रखने के बाद उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में 85% से अधिक सीवियर स्टेनोसिस है। थोड़ी और देर होती तो वे बचते नहीं। वह रुका। चेंजू, तुम आखिर हो कौन? यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा पैसा और मेरी सुरक्षा। पैसा तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा, उसने धीरे से कहा। मेरे इलाके में कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन तुम्हारे जैसा आदमी सिर्फ 7 लाख यूएन के लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और भी है ना? मैं हल्का सा मुस्कुराया। वाकई बहुत समझदार हैं। हाँ, एक और जानकारी है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उस औरत के बारे में जिसे आप 10 साल से ढूंढ रहे हैं, और उस बच्चे के बारे में जिसके अस्तित्व के बारे में शायद आपको पता भी नहीं है। गूदोंग तुरंत सीधा बैठ गया। उसका सारा रिफाइंड अंदाज गायब हो गया। उसकी जगह गहरा झटका दिखाई दे रहा था। तुमने क्या कहा? वह सच जंग में रहती है। एक मिडिल स्कूल टीचर से शादी कर चुकी है। शांत जीवन जी रही है। मैंने आवाज धीमी कर दी। उसकी एक बेटी है, 7 साल की। जन्मदिन 17 जून। गूदोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्की कांपने लगीं। वह तारीख, वह उम्र, वह समझ गया था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। हॉस्पिटल रिसोर्सेज, मैं सबसे अच्छा इंतजाम करूंगा। कार का दरवाजा बंद हुआ। मर्सिडीज दूर चली गई। मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर खड़ा था। कार्ड में अब 5.72 मिलियन यूएन से अधिक थे। फिलहाल चेन चान के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पर्याप्त। मैंने फोन कसकर पकड़ा और तेजी से हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर वापस चला गया। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था वार्ड की ओर दौड़ा और दरवाजा खोल दिया। शुअंग वहां नहीं थी। मेरे फादर इन लॉ शुजांग की बेड के पास बैठे थे। उनका चेहरा उदास था। तुम्हारी अपनी बेटी इतनी बीमार है और तुम इधर उधर घूम रहे हो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। बेड के पास गया, चेन चान के माथे को छुआ और धीरे से पूछा, माँ कहाँ है? किसी काम से बाहर गई है। मुझे कहा था कि मैं चेन चान का ध्यान रखूं। शुजांकी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों एक जैसे हो, घंटों से गायब हो। मेरा दिल जोर से डूब गया। शुअंग कभी भी चेन चान को घंटों के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाती। मैंने तुरंत उसका फोन मिलाया। कोई जवाब नहीं। शुजांकी भी कुछ समझ गए।
मंग मंग फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी कॉरिडोर से एक क्लीनर की झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। ये बेरहम लोग फिर से टॉयलेट में सरोगेसी एजेंसी के एड्स चिपका गए। पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। शुअंग ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वह इतनी मूर्ख नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मुझे उसका लाल आंखों वाला जिद्दी चेहरा याद आ गया। वह करेगी, सच में करेगी। मैं मुड़ा और वार्ड से बाहर भागा। कहाँ जा रहे हो? शू जांग की पीछे से चिल्लाए। हॉस्पिटल अभी भी पेमेंट मांग रहा है। मैं मेडिकल फीस भर चुका हूँ। आप और दादी चैन चान का ध्यान रखिए। मैं विमेंस रेस्टरूम की ओर भागा। अंदर से चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। एक एक स्टॉल खोलकर देखने लगा। तीसरे स्टॉल की दीवार पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक फोन नंबर लिखा था। उसके नीचे लिखा था, हाई पे फॉर सरोगेट्स, 300,000 एडवांस्ड पेमेंट। मैंने तुरंत नंबर मिलाया। मुझे एक सरोगेट चाहिए। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा लहजा ठंडा और सख्त था। बच्चे की तुरंत जरूरत है। पैसे की कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ की महिला सतर्क हो गई। सर, आपने गलत नंबर मिलाया है। बेवकूफ मत बनो। मैं ठंडे अंदाज में हंसा। मेरी पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे एक लड़का चाहिए। जेंडर सिलेक्शन प्रेफर्ड। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर महिला की आवाज गर्मजोशी और उत्साह से भर गई। बॉस, आप अच्छी जानकारी रखते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन कीमत, पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैंने बीच में ही रोक दिया। लेकिन मुझे व्यक्ति चुनना होगा। कोई प्रीवियस सरोगेसी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पहले कभी बच्चा पैदा न किया हो। जवान, स्वस्थ, अच्छे जीन्स। अभी कोई तैयार नहीं है। महिला की आवाज में माफी थी। बॉस, सच में इस समय हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने आवाज ऊंची कर दी। आज ही प्रिलिमिनरी चेक के लिए एक नई लड़की आई है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या नहीं? महिला साफ तौर पर हैरान थी। आपको यह कैसे पता? मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे एड्रेस भेजो। मैं अभी उसे देखने आ रहा हूँ। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो कीमत दोगुनी दूंगा। दोगुनी? उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। बॉस, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं जल्दी में हूँ। 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नया माल मेरे लिए संभाल कर रखना। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और प्रोसेस शुरू हो चुका है तो रहने दो। नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बस इनिशियल चेकअप पूरा हुआ है। बॉस, आ जाइए। हम आपका इंतजार करेंगे। मैंने फोन काट दिया। अस्पताल से बाहर भागा। एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को एड्रेस बताया। उसी समय मैंने पुलिस को फोन लगाया और धीमी आवाज में वह एड्रेस बताते हुए रिपोर्ट की कि वहां इलीगल सरोगेसी चल रही है। 20 मिनट बाद मैं एक जर्जर अर्बन विलेज में खड़ा था। हाउसकीपिंग सर्विसेज के बोर्ड वाली पुरानी इमारत ढूंढकर सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला। भारी मेकअप की हुए एक मिडिल एज्ड महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप बॉस हैं? व्यक्ति कहाँ है? मैं सीधे अंदर चला गया। लाउंज में वह महिला पीछे पीछे आई और खुशामदी मुस्कान के साथ बोली, इस लड़की की कंडीशंस अच्छी हैं। 28 साल की है। एक बेटी को नेचुरल बर्थ दे चुकी है। स्वस्थ है। पैसों की सख्त जरूरत है। कीमत पर आसानी से बात हो सकती है। उसने दरवाजा खोल दिया। शूइंग एक पुराने सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ कपड़ों के किनारों को कसकर पकड़े हुए थे। मुझे देखते ही उसकी आंखें सदमे से फैल गईं और उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। यही है। मैंने बिना भाव के उसे ऐसे देखा जैसे किसी सामान की जांच कर रहा हूं। खड़ी हो जाओ, घूमो। जब वह खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बॉस, कैसी लगी? महिला ने तुरंत कहा। अच्छे नैन नक्श, अच्छा फिगर, बैचलर्स डिग्री। मैं शुमंग के पास गया और उसका चेहरा गौर से देखा। बहुत दुबली है। क्या ये लड़के को जन्म दे सकती है? मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। महिला ने जल्दी से समझाया। मुझे हर हाल में लड़का चाहिए। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन अगर बेटी हुई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बॉस, ये बहुत बड़ा रिस्क है। बड़ा रिस्क, बड़ा प्रॉफिट। मैं महिला की ओर मुड़ा। मैं इसी को लूंगा। अपनी कीमत बताऊं? अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। बॉस, प्रोसेस? मैं जल्दी में हूँ। मैंने जेब से बैंक कार्ड निकाला। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। मिडिल एज्ड महिला की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। बॉस, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। अगर आप इसे लेकर चले गए तो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो फैसला कर सके। मैंने उसे घूरा। या तुम फैसले नहीं ले सकती। महिला का चेहरा बदल गया। बॉस, 1 मिनट रुकिए। वह बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शुअंग दौड़कर मेरे पास आई और मेरी बांह पकड़ ली। क्या तुम पागल हो? चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा करो। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। मिडिल एज्ड महिला वापस आई। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे आदमी और सूट तथा गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने एक मिडिल एज्ड आदमी था। बॉस, ये हमारे जनरल मैनेजर चेन हैं। जनरल मैनेजर चेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। सुना है बॉस किसी को तुरंत ले जाना चाहते हैं। हाँ, कीमत बताओ। 8 लाख, ऑल इंक्लूसिव, लड़के की गारंटी। ठीक है, 50,000 एडवांस अभी। मैं ट्रांसफर कर दूंगा। मैं व्यक्ति को लेकर जा रहा हूँ।
बाकी भुगतान प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद होगा। जनरल मैनेजर चेन मुस्कुराया। बॉस, यहाँ ऐसा नहीं होता। आप पूरी रकम अभी देंगे और हम व्यक्ति को आपकी बताई जगह पर पहुंचा देंगे। उसने चश्मा ऊपर किया और उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान उभर आई। वरना मुझे डर है कि आप इस जगह से बाहर नहीं जा पाएंगे। मैंने आंखें सिकोड़ लीं। मेरे पैसे लेना इतना आसान नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास इस दरवाजे से बाहर निकलने की क्षमता है या नहीं। जनरल मैनेजर चेन ने इशारा किया। दोनों हट्टे कट्टे आदमी एक कदम और आगे बढ़ गए। उसी समय नीचे से हल्की पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई दी। जनरल मैनेजर चेन का चेहरा तुरंत बदल गया। तुमने पुलिस बुला ली? मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं ठंडे अंदाज में हंसा। लेकिन लगता है तुम्हारा धंधा ज्यादा साफ नहीं है। सायरन्स तेजी से पास आने लगीं। नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जनरल मैनेजर चेन गाली बक उठा। इसके पैर तोड़ दो, पीछे वाले दरवाजे से निकलो। दोनों हट्टे कट्टे आदमी दाएं और बाएं से मेरी तरफ झपटे। मैंने श्वंग को जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया। एक कुर्सी उठाई और बाएं वाले आदमी पर दे मारी। कुर्सी उसके कंधे पर टूट गई। वह कराहते हुए लड़खड़ा गया, लेकिन दूसरे आदमी का मुक्का पहले ही मेरी कनपटी की तरफ आ चुका था। मैं मुश्किल से बच पाया। उसका मुक्का मेरी गाल की हड्डी को छूता हुआ निकल गया और जलन छोड़ गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, ठंडी चमक दिखाई दी। उसने वास्तव में स्प्रिंग लोडेड नाइफ निकाल लिया था और उसे सीधे श्वंग की तरफ घोंप रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज उठी। पलक झपकते ही मैं आगे कूद पड़ा और खुद को श्वंग के सामने खड़ा कर दिया। मांस में धंसती हुई ब्लेड की आवाज भारी और मंद थी। अगले ही पल मेरे बाएं कंधे में असहनीय दर्द फट पड़ा। पहले बर्फ जैसा ठंडा, फिर आग की तरह जलता हुआ। वह हट्टा कट्टा आदमी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं खुद को चाकू पर फेंक दूंगा। वह एक पल के लिए जम गया। उसी पल मैंने अपने दाएं हाथ से उसकी नाइफ वाली कलाई पकड़ ली और अपना माथा उसकी नाक पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज उसकी चीखों के साथ मिल गई। उसने नाइफ का हैंडल छोड़ दिया और पीछे लड़खड़ा गया। पुलिस, हिलना मत, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। उसी क्षण पुलिस ऊपर आ चुकी थी। मैं शुमंग के सामने खड़ा था, अपने खून बहते बाएं कंधे को दबाए हुए और दायां हाथ ऊपर उठाए। ऑफिसर्स, हम पीड़ित हैं। जनरल मैनेजर चेन जमीन पर पड़ा अभी भी छटपटा रहा था, लेकिन ऑफिसर्स ने उसे दबोच रखा था। एक युवा पुलिस ऑफिसर ने मुझे खून से लथपथ देखा और तुरंत अपने रेडियो में बोला, यहाँ एक घायल व्यक्ति है, एम्बुलेंस चाहिए। शुमंग दौड़कर मेरे पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मेरे घाव के आसपास दबाव डाला। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। मैं दीवार से टिक गया और उसकी तरफ मुस्कुराने की कोशिश की। अपने सही हाथ से मैंने धीरे से उसका चेहरा छुआ। ठीक है, बस एक फ्लैश वुंड है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तब बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। श्वंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और हल्का कांप रही थीं। हम एक शांत जगह तक चले गए। वहां पहुंचकर वह रुक गई और सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी, और तुम अकेले वहां आने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? मैंने हाथ उठाकर धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। अस्पताल वापस पहुंचने पर नर्स ने मेरे घाव का इलाज किया। बाएं कंधे के नाइफ वूंड पर दर्जन भर से भी ज्यादा स्टिचेस लगाने पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर घाव थोड़ा और गहरा होता तो नर्व्स को नुकसान पहुंच सकता था। बैंडेज होने के बाद मैंने श्वांग से कहा कि वह पहले वार्ड में वापस जाकर चान चान को देख ले। वह झिझकी, लेकिन अपनी बेटी से इतने लंबे समय तक दूर रहने के कारण चिंतित भी थी। आखिर में उसने सिर हिला दिया। मैं ट्रीटमेंट रूम की कुर्सी पर बैठ गया और सांस संभालने लगा। तभी मेरा फोन बज उठा। बैंक का टेक्स्ट मैसेज था। गुइदोंग ने फिर से कुछ पैसे ट्रांसफर किए थे और लिखा था कि यह चेंचन के मेडिकल सपोर्ट के लिए है। मैंने अमाउंट देखा, काफी था। जब मैंने वार्ड का दरवाजा खोला तो शूहाई कॉरिडोर के आखिर में फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसने फोन काट दिया और मेरी तरफ चल पड़ा। चेंजू शुंग, उसने धीमी आवाज में कहा, दवाइयों के लिए जो 5 लाख युएन का डिपॉजिट जमा हुआ है वह कहाँ से आया? घुड़दौड़ पर सट्टा लगाकर जीता है, मैंने कहा। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर ठंडे अंदाज में हंस पड़ा। चेंजू शंग, तुमने सालों तक गैम्बलिंग की और कभी एक पैसा घर नहीं लाए। अब जब बच्ची इतनी बीमार है तभी अचानक बड़ा जैकपॉट जीत गए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है तुम मिस्टर लू से पैसे उधार लेकर आए हो। नौकरी ठुकराते समय बड़े शरीफ बन रहे थे, लेकिन बाद में रेंगते हुए वापस जाकर पैसे मांग ली। वह मुड़ा और जाने लगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस 10 लाख युएन के कर्ज में शुआंग को मत घसीटना। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। अगले 1 महीने तक शेनचेन अस्पताल में रही। इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन बेहद दुर्लभ बीमारी थी। देश के भीतर हम केवल इंपोर्टेड टारगेटेड ड्रग्स के सहारे उसकी हालत को स्थिर रखने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शुआंग और मैं बारी बारी से उसकी देखभाल करते थे। दिन की शिफ्ट वह संभालती थी और रात की शिफ्ट मैं। जब बहुत थक जाते तो कॉरिडोर की कुर्सियों पर थोड़ी देर आराम कर लेते। जब भूख लगती तो अस्पताल की कैफेटेरिया से मिलने वाले सबसे सस्ते बॉक्स्ड मील्स खाकर काम चलाते।
शू परिवार कभी नहीं आया। मुझे पता था कि श्वंग अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं आधी रात को जाग जाता और उसे चेनचेन के बिस्तर के पास बैठा देखता, उसकी छोटी सी हथेली थामे हुए शून्य में खोई हुई नजरों से देखती रहती। 1 महीने बाद आखिरकार शू परिवार आया। डॉक्टर अभी अभी जांच पूरी करके गया था। उसने हमें बताया कि वर्तमान मेडिकेशन केवल बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकती है, उसे उलट नहीं सकती। लंबे समय में चेनचेन के दिल और फेफड़ों पर बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। ये सुनने के बाद शू जंगची ने तुरंत पैसों की बात छेड़ दी। वह 5 लाख युएन लगभग खत्म हो गए होंगे, है ना? शू हाय ने ठंडे स्वर में कहा। उसे वापस करने का इंतजाम कर लिया? श्वंग ने कहा कि वह उधार नहीं था। गुआनरू ने तुरंत बीच में टोक दिया। तो क्या आसमान से गिरा था? शू जंकी ने सबके सामने मेरी नाक की तरफ उंगली करके गुस्से से कहा। झूठे, मेरी बेटी और मेरी नातिन दोनों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। मैंने अपना गुस्सा दबा लिया। डैड, धीरे बोलिए, बच्चे को परेशान मत कीजिए। तुम मुझे डैड कहने के लायक नहीं हो। उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर कई स्पेशलिस्ट्स के साथ अंदर आया। कुछ नई खबर है? डॉक्टर ने हमारी तरफ देखा। एक टॉप इंटरनेशनल कार्डियोपल्मोनरी सेंटर की टीम जल्द ही चाइना में एडवांस्ड इंटरवेंशनल कंबाइंड जीन टारगेटेड ट्रीटमेंट करने वाली है। पल्मोनरी माइक्रोसर्कुलेशन को रिकंस्ट्रक्ट करके और प्रिसाइज टारगेटेड रेगुलेशन के साथ मिलाकर बीमारी की दिशा को मूल रूप से पलटने की संभावना है। वह थोड़ी देर रुकी। शेनचिन के इंडिकेटर्स इस ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। शुमंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन इनिशियल ट्रीटमेंट कॉस्ट 10 लाख युएन है। मैं मुड़ा और वार्ड से बाहर निकल गया। कॉरिडोर के अंत में जाकर मैंने गुए दोंग को फोन किया। पैसों की चिंता मत कीजिए, उसने कहा। प्रोफेसर रॉबर्ट वही स्पेशलिस्ट हैं जिन्हें मैं जूरिक से लेकर आया हूँ। उन्होंने आपकी बेटी का केस देखा है और कहा है कि प्रोग्नोसिस उम्मीद से बेहतर है। सर्जरी का परिणाम बहुत अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद, मैंने कहा। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। वह कुछ पल रुका। मैंने माँ और बेटी दोनों को ढूंढ लिया। मिस्टर चैन, मैं आपका बहुत बड़ा रानी हूँ। मैंने फोन काट दिया और पेमेंट विंडो की तरफ चला गया। जब मैं वापस वार्ड में पहुंचा तो शू जंगी की आवाज सुनाई दी। देखा, जैसे ही पैसों की बात हुई वह भाग गया। मैंग, अगर तुम उससे डिवोर्स ले लो तो शू परिवार इलाज का खर्च देगा। श्वंग की आवाज बहुत धीमी थी लेकिन बेहद दृढ़। मॉम, डैड, भाई, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन सच में हमें इसकी जरूरत नहीं है। जुई शंग अभी अभी एक और 10 लाख युएन जमा कर चुके हैं। वार्ड में कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नर्स दरवाजा खोलकर चेन चेन को सर्जरी के लिए तैयार करने अंदर आई और सहजता से बोली, बच्ची के पिता ने फॉलोअप ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेड टारगेटेड ड्रग्स के लिए एक और 10 लाख युएन स्पेशल फंड के रूप में जमा किए हैं। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर शू जुंकी, गुम मानू और शू हाय को स्तब्ध खड़े देखता रहा। ऑपरेटिंग रूम के ऊपर लगी लाल बत्ती जल रही थी। श्वंग मेरे कंधे पर सिर टिकाए खड़ी थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट पुल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्षेत्र के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक हैं। उन्होंने इस प्रकार के 27 केसेस किए हैं, सभी सफल रहे हैं। शूहाई काले पड़े चेहरे के साथ हमारे पास आया। चेनू जंग, तुमने मिस्टर लू से कितना उधार लिया है? मैंने उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारा मामला नहीं है। 20 लाख युएन। शू परिवार को वह रकम चुकाने के लिए घर तक बेचना पड़ जाएगा। वह शुइंग की तरफ मुड़ा। छोटी बहन, मुझे सच बताओ। श्वंग कुछ कह पाती उससे पहले शू जुंकी तेजी से आगे आया और मेरी नाक की तरफ उंगली कर दी। इससे पूछोगे तो ये झूठ ही बोलेगा। गैम्बलिंग का पैसा होगा। फिर वह श्वंग की तरफ मुड़ा। मंगम, मेरे पास अभी 10 लाख युएन की सेविंग्स हैं। अगर तुम डिवोर्स के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुरंत यह पैसा इलाज के लिए दे दूंगा, लेकिन कल सुबह तक मुझे यह पैसा गवर्नमेंट लेड नर्सिंग होम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। गुमन रू ने समझाया। सालाना रिटर्न कम से कम 30% है। ये रिटायर्ड ऑफिशियल्स के सर्कल के अंदर की अपॉर्चुनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है। 10 साल बाद कंपनी घर उसी हालत में वापस करेगी, साथ में प्रिंसिपल और अर्निंग्स भी। डायरेक्टर जाओ ने कहा है कि यह नेशनल पायलट प्रोजेक्ट है। जगहें बहुत सीमित हैं। हमने सोचा कि यह पैसा आखिरकार तुम्हें ही मिलने वाला है। मैंने शू जंकी की तरफ देखा। डैड, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसमें प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास मॉर्गेज करके पेंशन ली जाती है, सही? शू जुंकी एक पल के लिए चौंक गया, फिर तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखने लगा। एक पुराने लीडर ने खुद इसकी गारंटी दी है। कॉन्ट्रैक्ट को लॉयर ने रिव्यू किया था। तुम्हें क्या पता, ये पिछले 2 सालों में उभरा एक नया स्कैम है। ये तथाकथित प्रोफेशनल कंपनीज आमतौर पर शेल कंपनीज होती हैं जिनका रजिस्टर्ड कैपिटल सिर्फ कुछ हजार युएन होता है। शुरुआत में ये कुछ महीनों तक पेंशन समय पर देती भी हैं, लेकिन जब तक तुम्हें असलियत समझ आती है तब तक घर भी जा चुका होता है और पैसा भी। डायरेक्टर जो या तो खुद ठगे जा चुके हैं या। मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही शू जंगी फट पड़ा।
बकवास। हमारी पूरी जिंदगी के कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स हैं और तुम जैसे शराबी हमें सीख दोगे? कॉन्ट्रैक्ट काले सफेद में लिखा हुआ है, क्या सरकार उसे नजरअंदाज कर देगी? मुझे लगता है तुम सिर्फ जल रहे हो। अचानक श्वन खड़ी हो गई, उसकी आवाज कांप रही थी। अपना प्रोजेक्ट लेकर जाइए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। चेंचिन की किस्मत मैं खुद उठाऊंगी, वह जिए या मरे मैं जिम्मेदारी लूंगी। शू जिंगिस का चेहरा बैंगनी पड़ गया। उसने अपनी बेटी की ओर देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आखिरकार उसने हाथ झटक दिया। ठीक है, बाद में पछताना मत। कुमानू लाल आंखों के साथ आह भरते हुए चली गई। शूहाय कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। पूरा परिवार मुड़कर चला गया। ऑपरेटिंग रूम के बाहर का कॉरिडोर अचानक शांत हो गया। श्वंग बेंच पर ढह गई और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से उसका कंधा थाम लिया। 4 घंटे बाद ऑपरेटिंग रूम की लाल बत्ती बुझ गई। अटेंडिंग फिजिशियन मुस्कुराते हुए बाहर आया। सर्जरी बहुत सफल रही। बच्ची को 48 घंटे आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना होगा, लेकिन प्रोग्नोसिस बहुत आशाजनक है। शूमंग के पैर जवाब दे गए। मैंने उसे समय रहते संभाल लिया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। 2 महीने बाद चेंचिन डिस्चार्ज के योग्य हो गई। छोटी लड़की का रंग रूप पहले से काफी बेहतर हो चुका था। हालांकि उसे अभी भी नियमित मेडिकेशन और चेकअप्स की जरूरत थी, लेकिन अब वह इधर उधर उछल कूद करने लगी थी। उसकी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए हमने एक नए खुले हाई एंड स्टेक हाउस में टेबल बुक किया। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे सबसे अच्छा स्टेक खिलाऊंगा। स्टेक हाउस का माहौल बेहद एलिगेंट था। चंचन अपनी सीट पर उत्साह से छोटे छोटे पैर हिला रही थी। श्वंग ने उसकी नैपकिन ठीक से फैला दी। डिशेस परोसी जा चुकी थीं। मैं स्टेक काटने ही वाला था कि एक महंगे लेकिन ठीक से फिट न होने वाले सूट में एक युवा आदमी आयल से गुजरा। उसने यूं ही नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शुमंग पर पड़ी वह रुक गया। श्वंग, उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर एक खेलती हुई मुस्कान उभर आई। वह आगे बढ़ा और उसकी नजर मुझ पर तथा चंचन पर घूमी। चांचन पर कुछ क्षण ज्यादा ठहर गई, फिर उसकी नजर वापस श्वंग के चेहरे पर आ गई। सुना था तुम शादी कर चुकी हो, क्या ये तुम्हारे पति हैं? श्वंग की उंगलियां हल्की सी कस गईं। इस आदमी का नाम जू फंग था। यही वह व्यक्ति था जिससे उसके माता पिता कभी उसकी शादी करवाना चाहते थे। उसे देखते ही श्वंग का शरीर साफ तौर पर तन गया। जू फंग, श्वंग की आवाज अस्वाभाविक थी। क्या संयोग है? जूफंग मेरी तरफ मुड़ा और मुझे ऊपर से नीचे तक परखने लगा। उसकी जांचती हुई नजरें बिल्कुल छिपी नहीं थीं। उसने हाथ बढ़ाया। मिस्टर चेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये आपकी बेटी है? काफी बड़ी हो गई है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। उसने जानबूझकर बहुत जोर लगाया। मैं जरा भी नहीं हिला, बस शांत भाव से उसकी तरफ देखता रहा। जब इतना अच्छा संयोग है तो क्यों न साथ बैठें? जूफंग ने सहजता से कहा और अपने पीछे खड़ी नाजुक मेकअप वाली महिला की तरफ मुड़ा। हे पिंग, ये मेरी पुरानी दोस्त शुअंग और इनके पति हैं। फिर उसने शुअंग की तरफ इशारा किया। मंगमिंग, और ये मेरी गर्लफ्रेंड हे पिंग है। उसने ओल्ड फ्रेंड और गर्लफ्रेंड शब्दों पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया। हे पिंग की आंखें तेजी से शुअंग पर घूमी और आखिर में उसके कपड़ों पर जाकर ठहर गईं। उसके चेहरे पर हल्की श्रेष्ठता का भाव उभर आया। वह चमकदार मुस्कान के साथ बोली, सिस्टर शू, सही, क्या संयोग है, आइए साथ बैठते हैं। टेबल के नीचे शू मंग ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने भी उसका हाथ थाम लिया और हाइपिंग की तरफ मुस्कुराया। सिस्टर शू कहना तो बहुत शिष्टाचार है, वह तो मेरी पत्नी से कहीं ज्यादा मैच्योर लगती है। हाइपिंग का चेहरा तुरंत अकड़ गया। जूफांग ने कई महंगे डिशेस ऑर्डर किए और फिर मेरी तरफ देखा। मिस्टर चैन, आजकल कहाँ काम करते हैं? आज की दावत मेरी तरफ से है, मैंने सपाट स्वर में कहा। मैं एक छोटा बिजनेस चलाता हूँ। छोटा बिजनेस भी अच्छा होता है, कम से कम आजादी तो मिलती है। फिर वह वेटर की तरफ मुड़ा। मंत्रा ड्राई व्हाइट वाइन 2015 विंटेज की एक बॉटल लाइए, पहले डिकैंट कर दीजिए। उसने वाइन का नाम बहुत सहजता से बोला और फिर शूमंग की तरफ देखा। मोमो, मुझे याद है कि तुम पहले ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन ये व्हाइट वाइन सी फूड के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकती हो? हेपिंग तुरंत बोल उठी। हाँ, आओंग खाने पीने को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। ये वाइन भी सस्ती नहीं होगी, है ना? वह मानो जूफांग से पूछ रही थी, लेकिन उसकी नजरें शोंग पर टिकी हुई थीं। जूफांग ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, आज के डिशेस के साथ ही अच्छी रहेगी। वाइन जल्दी ही आ गई। एटिकेट के अनुसार वेटर ने पहले थोड़ा सा वाइन जूफांग्स के ग्लास में डाला ताकि वह टेस्ट कर सके। जूफांग ने ग्लास को घुमाया, उसकी खुशबू ली, एक घूंट पिया, कुछ पल स्वाद महसूस किया और फिर सिर हिलाया। ठीक है, पूरा प्रोसेस बहुत दिखावे के साथ किया गया। जैसे ही वेटर सबके लिए वाइन डालने वाला था, मैंने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शूमन के सामने रखा ग्लास उठा लिया। सॉरी, क्या आप यह ग्लास बदल सकते हैं? इसे पर्याप्त समय तक चिल नहीं किया गया है। इससे मांट्राचे की फ्रूटीनेस और मिनरलिटी प्रभावित होगी, खासकर उसका अपेक्षाकृत डेलिकेट बॉडी। वेटर चौंक गया।
बार बार माफी मांगते हुए उसने ग्लास बदल दिया। मैंने नया ग्लास उठाया, ध्यान से देखा, फिर वाइन उठाकर जोंग के लिए थोड़ा सा डाला। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, ग्लास उठाया और सावधानी से एक छोटा घूंट लिया। जूफंग्स के चेहरे की सहजता तुरंत डगमगा गई। उसने गला साफ किया। मिस्टर चेन ग्लासवेयर को लेकर काफी पर्टिकुलर हैं, लेकिन मांट्रा एपेलेशन की विशेषता वास्तव में पुलन की एलिगेंस और शान की रिचनेस के संतुलन में है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। 2015 विंटेज बुरा नहीं है, लेकिन अगर आज के सीफूड के साथ सचमुच पेयरिंग करनी हो तो पड़ोसी डोमेन का 2014 विंटेज कॉर्ट एंड शार्लेमेन स्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं अधिक कॉम्प्लीमेंट्री होता। जूफंग्स का चेहरा अकड़ गया। उसने तुरंत विषय बदल दिया। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। पिछले 2 सालों में मैंने अपनी लैंडस्केपिंग कंपनी शुरू की है। बड़े रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स के सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ। काम कठिन है, लेकिन इनकम अच्छी है। उसने 2 उंगलियां उठाकर हिलाई। हे पिंग तुरंत बोली, आउंग बहुत मॉडेस्ट बन रहा है। ये साल में 20 लाख से ज्यादा कमाता है। शिंगरोन ग्रुप को जानते हैं ना? उनके कई हाई एंड प्रॉपर्टीज की लैंडस्केपिंग हमने की है। फिर उसने शुआंग की तरफ देखकर चिंता जताने का नाटक किया। अगर तुम्हें घर खरीदना हो तो बस एंग से कह देना, वह बहुत डेवलपर्स को जानता है। तुम्हें सबसे कम नेबर प्राइस दिला देगा। मैंने देखा शू मंग के होंठ कसकर भींच गए थे। जू फंग ने उसकी तरफ देखा और बड़े उदार अंदाज में हाथ हिलाया। हे पिंग, ऐसा मत कहो। मंगेम, तुम्हारा पुराना घर सच में बदल देना चाहिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इंटरनल प्राइस दिलवा दूंगा। मार्केट से कम 1 या 2 लाख युएन सस्ता पड़ेगा। टेबल के नीचे जू मंग्स की उंगलियां कस गईं। मैंने धीरे से उसका हाथ ढक लिया। जरूरत नहीं है, मेरे पास भी डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज के चैनल्स हैं। जूफांग ने अविश्वास से मुझे देखा। ये घमंड करने का समय नहीं है। सुना है तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग है। 1-2 लाख युएन बचाना असली बचत होती है। मेंजा के लिए इतनी मुश्किल क्यों उठानी? हे पिंग ने तुरंत उसका साथ दिया। बिल्कुल, आओंग डेवलपर के जनरल मैनेजर को बहुत अच्छी तरह जानता है। बस एक फोन कॉल की बात है। जो पैसा बचेगा उससे बच्ची के लिए न्यूट्रिशन खरीदा जा सकता है। फिर उसकी नजर शुआंग्स के कपड़ों पर गई। जुआंग्स का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने टेबल के नीचे उसका हाथ हल्के से दबा दिया। मैंने पानी का एक घूंट लिया। मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा था। आज का दिन मेरी बेटी की नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए था, इन दोनों की दोहरी नौटंकी सुनने के लिए नहीं। मैं उन्हें जाने के लिए कहने ही वाला था कि तभी बगल से एक हल्की हैरानी भरी आवाज आई। मिस्टर चैन, हम सबने मुड़कर देखा। प्राइवेट रूम की दिशा से लू शिंगरांग तेजी से हमारी ओर आ रहा था और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। अंदर आते समय मैंने सेलिब्रिटी वॉल पर ओनर के साथ उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन वास्तव में उससे मुलाकात हो जाएगी ये नहीं सोचा था। जूफांग स्प्रिंग की तरह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसकी कुर्सी जोर की आवाज के साथ पीछे गिर गई। उसने जल्दी से उसे सीधा किया। उसके चेहरे पर खुशामदी मुस्कान भरी हुई थी। वह झुककर दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या संयोग है। मैं लैंडस्केप आर्किटेक्चर से जूफांग हूँ। पिछले साल आपकी कंपनी के अप्रिसिएशन बैंक्वेट में मैंने आपको देखा था। क्या आपको याद है? उसने विजयी नजरों से हमारी तरफ देखा। लू शिंगरांग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। साफ था कि उसे याद नहीं था कि यह कौन है। उसकी नजर जल्दी से जूफंग के ऊपर से गुजरी और मुझ पर आकर रुक गई। शिष्टाचारवश लू शिंगरांग ने उससे संक्षिप्त रूप से हाथ मिलाया और सपाट स्वर में कहा, ओह नमस्ते। वह एक छोटा सा हैंडशेक भी जूफंग के लिए मानो माओवाई पीने जैसा गौरव बन गया। उसके गाल लाल हो गए और वह और सीधा खड़ा हो गया, लेकिन लू शिंगरांग ने लगभग तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। मेरी तरफ मुड़ा, स्तब्ध खड़े जूफांग के पास से निकलकर सीधे मेरे सामने आया और अपना हाथ बढ़ाया। मिस्टर चेन, क्या संयोग है। पिछली बार अलग होने के बाद से मैं आपसे संपर्क करना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं परिवार की देखभाल करते समय मैं आपको परेशान न कर दूं। आज आपसे मिलना सच में किस्मत की बात है। मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। मिस्टर लू, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। मैंने देखा कि मेरे बगल में खड़े जुइंग की आंखें पूरी तरह फैल गई थीं। उसका पूरा शरीर मानो बिजली गिरने से जड़ हो गया हो। चेहरे पर चिपकी खुशामदी मुस्कान अभी तक गायब नहीं हुई थी, लेकिन उसमें सदमा घुल चुका था। उसका भाव इतना विचित्र था कि देखने लायक था। हे पिंग लू शिंगरांग को नहीं जानती थी। उसने सिर्फ इतना देखा कि उसके बॉयफ्रेंड को नजरअंदाज कर दिया गया था, जबकि मैं, एक फल बेचने वाला आदमी, इस प्रभावशाली व्यक्ति के साथ हंसते बोलते बात कर रहा था। उसने होंठ सिकोड़ते हुए इतनी धीमी भी आवाज में नहीं कहा, ओह तो अब फल बेचने वाले भी रियल एस्टेट पर चर्चा करने लगे हैं, कितना नया है। जैसे ही यह बात निकली, माहौल ठंडा पड़ गया। लू शिंगरांग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी तेज नजर हेपिंग पर गई, फिर मुझ पर आकर ठहर गई, मानो पूछ रही हो कि मामला क्या है। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और शांत स्वर में कहा, ओह
ये मेरी पत्नी के पुराने परिचित हैं। संयोग से मुलाकात हो गई। ये लोग बहुत उत्साही हैं। इन्होंने सुना कि हम घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके डेवलपमेंट में डिस्काउंटेड इंटरनल प्राइस दिलाने के लिए किसी से मिलवाने पर जोर देने लगे। लू शिंगरांग बेहद चतुर व्यक्ति था। उसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई, लेकिन अब वह अधिक पॉलिश थी और उसमें हल्की ठंडक छिपी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, अरे छोटे भाई, तुम भी कमाल करते हो। उसने मेरे हाथ पर थपकी दी। हमारे रिश्ते में तुम मेरे घर खरीदने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस की बात कर रहे हो? फिर उसकी नजर स्तब्ध खड़े जूफांग और हेइपिंग पर गई। मुस्कान वहीं रही, लेकिन उसके स्वर में स्पष्ट श्रेष्ठता थी। छोटे भाई, भाभी और ये नन्ही बच्ची। उसने प्यार से कैन की तरफ देखा। मेरी किसी भी प्रॉपर्टी में जो यूनिट पसंद हो सीधे बता देना। उसने निर्णायक अंदाज में हाथ हिलाया। मैं तुम्हें एक दे दूंगा। यह वाक्य मानो सिर के ऊपर गड़गड़ाते हुए आसमान से गिरा हुआ थंडर क्लैप था। मैंने देखा कि जुआंग्स के चेहरे का सारा खून उतर गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, मुंह खुला का खुला रह गया और शरीर डगमगाने लगा। हेइपिंग पूरी तरह भ्रमित थी। वह लू शिंगरांग को देखती, फिर मुझे देखती, फिर अपने बॉयफ्रेंड के ऐसे चेहरे को देखती मानो उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। उसका मुंह खुला था, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। लू शिंगरांग हमें प्राइवेट रूम में ले गया। अंदर बैठे 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स साफ तौर पर हैरान थे। मैं आपका परिचय कराता हूँ, लू शिंगरांग ने बड़े उत्साह से कहा। मिस्टर चेन शिंग, मेरे मेंटोर। तीनों एग्जीक्यूटिव्स तुरंत खड़े हो गए और सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों का आश्चर्य छिप नहीं पाया। मेंटोर? इतना युवा और पत्नी व बच्चे के साथ? लू शिंगरांग ने खुद मेरे लिए चाय डाली। छोटे भाई, पिछली बार सुइहू टर्न्ड के बारे में आपकी याद दिलाने की वजह से हमने आपकी सलाह के अनुसार कीमत बढ़ाई और प्रॉफिट 30% बढ़ गया। बोर्ड ने अभी फैसला किया है कि अगले 2 सालों तक हम उसी क्षेत्र पर पूरा ध्यान देंगे। मैंने चाय का कप नीचे रखा और शांत स्वर में कहा, मिस्टर लू, सबवे एक्सटेंशन तो निश्चित है, लेकिन अगले 5 वर्षों तक शहर का मुख्य फोकस पूर्व दिशा नहीं होगा। क्या? तीनों एक साथ बोल पड़े। मार्केटिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर वांग ने भौहें सिकोड़ लीं। मिस्टर चेन, आपका क्या मतलब है? हमने उस क्षेत्र पर व्यापक रिसर्च की है। वहाँ पर्याप्त लैंड रिजर्व्स हैं और सबवे का बूस्ट भी मिलेगा। वही निश्चित रूप से वैल्यू हॉटस्पॉट है। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर जनरल मैनेजर जो ने भी कहा, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की वर्क रिपोर्ट में भी शहर का विस्तार पूर्व दिशा में करने का उल्लेख है। पॉलिसी डायरेक्शन बिल्कुल स्पष्ट है। वाइस प्रेसिडेंट जांग कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में साफ संदेह था। लू शिंगरांग आगे झुककर बैठ गया और मेरे अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। आप जो कह रहे हैं वह सब सही है, लेकिन आप एक निर्णायक वेरिएबल को नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सा? मैंने शांत स्वर में कहा, एंटी करप्शन। प्राइवेट रूम तुरंत खामोश हो गया। नए मेयर को नॉनिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर किया गया है। पिछले साल उस डिस्ट्रिक्ट में बड़े स्तर पर पर्सनल अर्थक्वेक हुआ था। अगर वह अपनी अथॉरिटी स्थापित करना चाहता है तो उसे शुरुआत में ही कड़ा कदम उठाना होगा। मैंने उंगली से मेज पर हल्की थपकी दी। पूर्व दिशा का विस्तार बहुत अधिक लैंड ट्रांसफर, डिमोलिशन कॉम्पेंसेशन और प्रोजेक्ट बिडिंग से जुड़ा हुआ है। इस संवेदनशील समय में वहां का पानी बहुत गहरा है। वह उस दिशा को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बजाय मैंने दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। वह सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुनेगा। वह रास्ता जहां परिणाम जल्दी दिखाई दें। ओल्ड सिटी रेनोवेशन और रिवर साइड एक्सपेंशन। वहां प्रॉपर्टी राइट्स जटिल हैं, इसलिए कोई आसानी से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां आइडल लैंड का आधार मौजूद है, रिवर व्यू है और थोड़ी सी पॉलिसी सपोर्ट मिलते ही वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी। जहां तक पूर्व दिशा की बात है, मैंने सिर हिला दिया। इस समय वह एक प्रेशर कुकर की तरह है। जो भी इसमें कूदेगा वह एंटी करप्शन की चपेट में आकर कुचल सकता है और 3 साल तक हिल भी नहीं पाएगा। मेरे शब्द गिरते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा कि तीनों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे वहीं जम गए। लू शिंगरांग के हाथ में पकड़ा चाय का कप हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी से समझ आने वाला भाव उभरा। उसे अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले एक डिनर पार्टी में एक लीडर ने यूं ही कैजुअली कहा था कि ओल्ड सिटी इंप्रूवमेंट भी एक दिशा हो सकती है। मैंने मुड़कर शुआंग की ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वह मुझे आश्चर्य से देख रही थी। एंटी करप्शन, लू शिंगरांग बुदबुदाया। फिर अचानक उसने अपना चाय का कप जोर से मेज पर रख दिया और झटके से खड़ा हो गया। वह मेज के चारों ओर घूम कर आया, चायदानी उठाई और खुद मेरे कप में चाय भरते हुए बोला, सिर्फ इकोनॉमी को देखना और पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करना लापरवाही है। लिटिल ब्रदर चेन, आज तुमने हमें एक बेहद महत्वपूर्ण सबक दिया है। मैंने देखा कि तीनों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने हैरानी से सांस खींची। लू शिंगरांग ने कब किसी के साथ इतनी विनम्रता दिखाई थी? ब्रदर लू, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस जोर से सोच रहा था। अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो माफ कीजिए। बस जोर से सोच रहे थे? लू शिंगरांग ने सिर हिलाया। तुम्हारा हर शब्द 1000 सोने के बराबर है। अगर उसमें
इसमें मूल्य न होता तो मैं ऐसा न कहता। यह सलाह 10 अरब की है। लिu शिंगरांग वापस बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। लिटिल ब्रदर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकता। बाहर मैंने जो कहा था वह अभी भी कायम है। तुम्हें जो घर चाहिए मैं दूंगा। मेज के नीचे श्वांग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। देने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिलाया। मैं खरीदूंगा। खरीदोगे? जो चाहो खरीदो। जो पसंद हो चुन लो। मैं तुम्हें सबसे कम कीमत दूंगा। नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मुझे वांजा होलसेल मार्केट में एक स्टॉल चाहिए और उसके बगल वाले व्यूशिंग जवन कॉम्प्लेक्स में एक छोटा अपार्टमेंट भी। लगभग 80 या 90 स्क्वायर मीटर काफी होंगे। मैंने देखा कि सब लोग फिर से स्तब्ध रह गए। साउथ ईस्ट एरिया वह जमीन थी जिसे कंपनी ने बस बचे हुए पार्सल समेटने के लिए विकसित किया था। वहां की सुविधाएं साधारण थीं और उससे कोई खास मुनाफा नहीं होता था। लिटिल ब्रदर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिu शिंगरांग ने भौहें सिकोड़ लीं। वह इलाका बहुत दूर है। मुझे तुम्हें गोल्डन कोस्ट या रिवरसाइड में बड़ा अपार्टमेंट देने दो। मैंने फिर सिर हिलाया। मैं फलों का कारोबार करता हूँ। होलसेल मार्केट काम के लिए उपयुक्त है और पास में अपार्टमेंट होने से रोजमर्रा की जिंदगी सुविधाजनक रहेगी। लिu शिंगरांग कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी में बेबसी भी थी और प्रशंसा भी। ठीक है,